हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो दोस्तों उसी कड़ी के अंदर आज अपने इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने 2 नंबर चैप्टर आपको इसको पढ़ाया था, सेक्शन नंबर 13 तक। आज अपने चैप्टर नंबर 3 सेक्शन नंबर 14 से आगे सो ऑन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 3 सेक्शन 14 डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ रिवीजन करवाना चाहता हूँ, राइट। तो दोस्तों एक बार और रिवीजन हो जाएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तो और आपकी बेहतर समझ हो जाएगी इस बारे में, राइट। तो देखिए एक नंबर में क्या है, 42वां संविधान संशोधन दोस्तों जब लागू हुआ तो उसके अंदर 1976 के अंदर भाग 14A जोड़ा गया, ठीक है। भाग 14A के अंदर दोस्तों 323A और 323B आर्टिकल जोड़े गए। 323A के अंदर कैट सेट जेट के बारे में चर्चा थी, जो पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड जो ग्रीवांस आएंगे उनसे रेड्रेस के मामले निपटे जाएंगे। 323B के अंदर दोस्तों अदर मैटर्स के लिए, जैसे कि एग्जांपल हुआ टैक्सेशन के लिए, राइट। इसी प्रकार से दोस्तों और बहुत तमाम तरीके के ट्रिब्यूनल्स जो है बनाए गए हैं कोई भी पर्टिकुलर वर्क करने के लिए, राइट। जैसे 2 स्टेट्स के अंदर दोस्तों जैसे पानी का मुद्दा है, ठीक है, रिवर का डिस्प्यूट है, पानी का मुद्दा है, तो वहाँ पे एक रिवर डिस्प्यूट का एक ट्रिब्यूनल बना दिया, राइट। तो इस प्रकार के बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं। और दोस्तों इसको संज्ञान में लेते हुए पर्टिकुलर नियम जो है 1985 के अंदर बनाए गए, जिनको मैंने बोला द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985। यस और नो। इसके बाद देखिए दोस्तों 2 नंबर में क्या दिया है, सेक्शन 2 जो है इसका वो कहीं पे अप्लाई नहीं होता। तो कौन कौन सी जगह है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको मान लो लाइनें हैं ये सेक्शन नंबर 2 की। ये दोस्तों आपसे पूछी ही जाएगी, अगर 4 सवाल पूछेंगे तो एक सवाल इसमें से जरूर आएगा, ठीक है। सेक्शन 2 है दोस्तों, ये एक्ट है कुछ लोगों में अप्लाई नहीं होता, ठीक है। कहाँ का नहीं होगा, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लोग जो हैं, ठीक है, आर्मड फोर्सेस के लोग जो हैं, ऑफिसर या सर्वेंट हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की, राइट। तीसरा है दोस्तों सेक्रेटरियल स्टाफ जो है, सचिवों का स्टाफ जो है वो कौन, पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का, ये यूटी का, ठीक है। यूटी ऐसी जहाँ पे लेजिस्लेचर होगी, राइट। 3 नंबर में दोस्तों डेफिनेशन की बात की, जिसके अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात करी, तो दोस्तों कैट और जेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, राइट। सेट के लिए दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट जो क्या है मेरी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। 4 नंबर में चलिए दोस्तों चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस किया, सेक्शन नंबर 4 से लेकर 13 तक। सेक्शन 4 के दोस्तों 6 सब सेक्शन थे, 1 2 3 4 5 6, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। 1 के अंदर कैट के एस्टेब्लिशमेंट की बात, 2 के अंदर सेट के एस्टेब्लिशमेंट की बात, 3 के अंदर जेट के एस्टेब्लिशमेंट की बात, ठीक है। और दोस्तों जेट बनाते समय जो स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट में कुछ शर्तें थी। कौन कौन सी, जेट का नाम क्या रखोगे भैया, चेयरमैन और अदर मेंबर कहाँ से आएंगे, किस स्थान पर बेंच होगी, एक्सपेंडिचर का अनुपात क्या होगा, और दोस्तों कुछ मिसलेनियस बातें थी, ठीक है। 5 नंबर में देखिए दोस्तों ऊपर ट्रिब्यूनल बनाए गए। अब ट्रिब्यूनल के अंदर बेंचेस के मेंबर्स के अपॉइंटमेंट की बात थी, वो सारी बातें दी गई। और दोस्तों जो 6 नंबर में क्या बोला कि सब सेक्शन 5 के अंदर जो मेंबर्स अपॉइंट हुए हैं उनमें से कुछ कॉमन है, ठीक है। तो वो जो मेंबर्स कॉमन हैं उनके खर्चों से संबंधित बात जो है सब सेक्शन 6 में कर दी, राइट। इसके बाद दोस्तों सेक्शन नंबर 5 पे चलिए, ट्रिब्यूनल में कौन कौन होगा, चेयरमैन होगा, एएम प्लस जेएम होगा, इनकी संख्या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बेंच के अंदर दोस्तों 1 जेएम 1 एएम होगा, राइट। और दोस्तों फिर चेयरमैन की कुछ शक्तियाँ बता दी, एएम जेएम की ड्यूटी निभाएगा, दूसरे बेंच की भी निभाएगा, मेंबर्स को ट्रांसफर एक बेंच से दूसरे बेंच में, ठीक है। एएम जेएम जो एक बेंच में है दूसरे के लिए भी काम करने के लिए ऑथराइज कर सकता है, ठीक है। केसेस जिनमें 2 से ज़्यादा लोगों एएम जेएम की जरूरत है वो सारे काम दोस्तों ये चेयरमैन की ड्यूटी के लिए दे दिए, ठीक है। और दोस्तों फिर इसके अंदर सिंगल मेंबर बेंच की बात करी कि हाँ भाई ये चेयरमैन या तो खुद सिंगल मेंबर बेंच के रूप में काम करेगा या इसके द्वारा ऑथराइज कोई आदमी सिंगल मेंबर बेंच के रूप में काम करेगा, राइट। और अगर सिंगल मेंबर बेंच से काम नहीं चल रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। फिर दोस्तों प्रिंसिपल बेंच की बात की गई जो वर्तमान में दिल्ली में स्थित है, राइट। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों 6 नंबर में सेक्शन 6 की बात की है क्वालिफिकेशन की, ठीक है। जो दोस्तों मेंबर अपॉइंट होंगे उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी। चेयरमैन की क्वालिफिकेशन की बात करूं तो फ्रेंड्स में जज ऑफ अ हाई कोर्ट, ठीक है, कोई भी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या एक्ट लागू होने से पहले 2 साल तक वाइस चेयरमैन रहा हो, वो चेयरमैन के रूप में काम कर सकता है, यस और नो। इसके बाद देखिए दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर की बहुत सारी क्वालिफिकेशन बता दी, ठीक है। इनमें से कोई होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बन सकता है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एएम बोलता हूँ, राइट। 2 साल सचिव रह ले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, 2 साल सचिव के बराबर स्केल पे ले ले सेंटर या स्टेट के अंदर कोई से भी पोस्ट के अंदर, ठीक है। या दोस्तों 5 साल के लिए एडिशनल सचिव रह ले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, या दोस्तों 5 साल एडिशनल सचिव के बराबर स्केल पे रह ले सेंटर या स्टेट के अंदर। दोस्तों पहले सचिव थी, बड़ी रैंक थी, टाइम कम कर दिया कि हाँ 2 साल तक रहे तो बात ठीक है। फिर दोस्तों एडिशनल सचिव कर दिया तो इसको टाइम पीरियड बढ़ा दिया, ठीक है, दोनों को बैलेंस करने के लिए। रैंक बढ़ाई तो टाइम पीरियड कम है, रैंक नीचे की तो टाइम पीरियड बढ़ा दिया, ठीक है।
22-55 का खेल दोस्तों, ऐसे मैंने याद करवाया था आपको। जुडिशियल मेंबर क्या है? जज ऑफ हाई कोर्ट, जैसे चेयरमैन था। 2 साल सचिव रहे, लीगल अफेयर, लेजिस्लेटिव, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों जुडिशियल मेंबर है तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों यार, वकीलों जैसी कुछ बात होगी, लीगल जैसी कुछ बात होगी, ठीक है। जुडिशियल मतलब जुडिशरी से रिलेटेड बंदे होंगे, राइट। तो लीगल अफेयर, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट या लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से, या दोस्तों 5 साल के लिए एडिशनल सचिव रह ले इन तीनों के अंदर, ठीक है। रैंक बढ़ाई तो टाइम कम, रैंक घटाई तो टाइम ज़्यादा। 25 का खेल है इसके अंदर बीच का। 7 नंबर में दोस्तों सेक्शन नंबर 6 जो है 3, 4, 5, ये इनके अपॉइंटमेंट और दोस्तों कंसल्टेशन किसकी करेंगे इसकी बात करता है। कैट सेट जेट दोनों लिख दिया, तो तीनों लिख दिया कैट सेट जेट। कैट के दोस्तों प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, तीनों को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है इनके मेंबर्स को, लेकिन किसकी कंसल्टेशन पे? कैट के केस में सीजीआई और सेट और जेट के केस में गवर्नर, राइट। 8 नंबर में देखिए दोस्तों सेक्शन 8 टर्म ऑफ ऑफिस, कार्यकाल इनका चेयरमैन का दोस्तों 5/68 है और बाकी मेंबर्स का 5 + 5 + 65 है, ठीक है। मतलब 5 साल के लिए रहेगा, 5 और बढ़ाया जा सकता है, राइट। और दोस्तों 65 साल की उम्र तक जो भी पहले होगा वहाँ तक ये क्या करेंगे? ड्यूटी करेंगे अपनी। 9 नंबर में देखिए दोस्तों रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, राइट। अब दोस्तों रेजिग्नेशन देना है, किसी को त्यागपत्र देना है, तो जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, आप मैक्सिमम केसेस में उन्हीं को ही आप अपना त्यागपत्र दोगे, ठीक है, जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। तो दोस्तों इनके केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी इनकी कौन? प्रेसिडेंट। कैट सेट जेट के केस में प्रेसिडेंट था, ठीक है। तो दोस्तों ये हैंड एड्रेस साइन करके, हाँ भैया मुझे, हाँ प्रेसिडेंट साहब मुझे रिज़ाइन देना है, तो मैं आई वांट टू रिज़ाइन, ठीक है, इसको देंगे। अब दोस्तों बाद में क्या है, प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कि वो दे या नहीं दे। 3-4 कंडीशन अपनों ने पढ़ी इसकी, ठीक है। जब तक नया बंदा ना आ जाए 3 महीने के नोटिस के अंदर तक इसको रहना पड़ सकता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। फिर दोस्तों रिमूवल की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। किस बेस पे करेंगे? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी की, ठीक है। और दोस्तों ये प्रेसिडेंट को क्या क्यों लगेगा? वो जांच करवाएंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, एक इंक्वायरी करवाएंगे, उसके द्वारा अगर प्रूव होता है देन दीज पर्सनस कैन बी रिमूव्ड, राइट। आगे चलिए दोस्तों सेक्शन नंबर 11 के अंदर बात करी सीजिंग टू होल्ड ऑफिस, मतलब आपकी नौकरी खत्म हो गई तो उसके बाद भैया क्या काम करोगे आप, ठीक है। तो उसके बारे में बता दिया गया। दोस्तों चेयरमैन जो है कैट का वो एलिजिबल नहीं है किसी भी काम करने के लिए, ठीक है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या कोई और ट्रिब्यूनल के अंदर। भैया चेयरमैन जो है कैट का बहुत बड़ी पोस्ट है, इतनी तुमने नौकरी कर ली, अब क्या करोगे आगे काम करके, ठीक है। आप घर बैठो, रिटायरमेंट हो, ठीक है, राइट। इसके बाद दोस्तों चेयरमैन है कैट और जेट के, सॉरी सेट और जेट के, तो वो क्या कर सकते हैं दोस्तों? कैट के चेयरमैन बन सकते हैं, अदर मेंबर बन सकते हैं। अब देखिए दोस्तों कैट है, कैट सेंटर की होगी, सेट और जेट जो है वो स्टेट्स की होगी, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कैट जो है बड़ी होगी, इसके अंदर पावर ज़्यादा होगी, तो इसका चेयरमैन तो इनएलिजिबल है, ठीक। बाद में दोस्तों सेट और जेट की जब मैं बात करूँगा तो इनका जो चेयरमैन होगा वो ऊपर जा सकता है कैट के अंदर, वो तो चेयरमैन बन जाए या अदर मेंबर बन जाए, ठीक है। और दोस्तों जिस कैट और जेट के ये चेयरमैन थे वो अनदर सेट और जेट के चेयरमैन भी बन सकते हैं, ठीक है, ये बात बोली गई इसके अंदर। अगला देखिए दोस्तों मेंबर किसी का भी मतलब मेंबर हो, ये तो चेयरमैन की बात कर ली, ठीक है। तो चेयरमैन दोस्तों उसी का या दूसरी ट्रिब्यूनल का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या अदर मेंबर बन सकता है। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों, चेयरमैन होगा तो वो तो सेट और जेट का तो ऊपर चला जाएगा, या कोई अदर मेंबर होगा तो दोस्तों वो चेयरमैन बन सकता है उसी ट्रिब्यूनल का, ठीक है, या वाइस चेयरमैन बन सकता है या अदर मेंबर बन सकता है, राइट। और दोस्तों तीनों के बारे में एक बात कंबाइन बोली गई कि तीनों जो लोग हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई स्टेट के अंदर कोई नौकरी नहीं कर सकते, राइट। दोस्तों ट्रिब्यूनल्स के अंदर खेल सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, राइट, दे कैन डू देयर जॉब, राइट। तो मतलब तीनों को जो काम मिलेगा वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट के अंदर नौकरी कोई भी नहीं कर सकता, राइट। तो आज दोस्तों अपने सेक्शन नंबर 14 से पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 अपनी कंप्लीट करेंगे, राइट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 फिर अपना आखिरी होगा, यस और नो। तो चलिए दोस्तों सेक्शन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 3 जो है ज्यूरिडिक्शन पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द ट्रिब्यूनल। अब दोस्तों ये जो चैप्टर 3 है ये प्योर थियोरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी फैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई टाइम पीरियड, कोई सैलरी, कोई ऐसी कोई फैक्चुअल बात नहीं है, ठीक है। प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है दोस्तों ये चैप्टर नंबर पूरा 3, ठीक है। और बाकी चैप्टर से दोस्तों लेस इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बोला चैप्टर 2 जो है वो इसकी जान है, ठीक है, और हमारा 50% काम पूरा हो गया, ठीक है। अब दोस्तों चैप्टर नंबर 3 जो है प्योर थ्योरेटिकल है। फिर दोस्तों चैप्टर नंबर 4 जो है वो इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है, कि आपको कैसे एप्लीकेशन दायर करनी है, कितना समय मिलेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है मैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस करूँगा, राइट। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 3 देखिए आप, सेक्शन 14 है ज्यूरिडिक्शन पावर्स अथॉरिटी ऑफ द कैट। अब दोस्तों कैट के अंदर कैसे मामले दर्ज होंगे, ठीक है। तो एक आपको ऑब्वियस सी एक जनरल नॉलेज आपको है कि यार कैट सेट जेट की बात करता हूँ, कैट सेंटर की है, तो यार सेंटर के लोगों के ग्रीवांस रेड्रेस होते होंगे, ठीक है। तो दोस्तों वो सारी चीज़ें ही इन्होंने घुमा फिरा के दे दी सारी चीज़ें, ठीक है। द कैट शैल एक्सरसाइज ऑन एंड फ्रॉम द अपॉइंटेड डे। कैट जो है दोस्तों एक्सरसाइज करेगी, ठीक है,
अपॉइंटेड डे से जिस दिन उसको बना दिया, ठीक है। ऑल द ज्यूरिडिक्शन पावर एंड अथॉरिटी, सारी ज्यूरिडिक्शन जो उसका अधिकार क्षेत्र है, पावर्स जो है उनकी शक्तियाँ जो है, अथॉरिटी है, एक्सरसाइजेबल इमीडिएटली बिफोर दैट डे बाय ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट इन रिलेशन टू, ठीक है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर जो कैट की सारी कोर्ट्स जो हैं, कैट जो है वो सारी क्या है, अपने अपॉइंटेड डे से सारी पावर को क्या एक्सरसाइज करेगी, ठीक है। अब दोस्तों किन के रिलेशन में करेगी इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए ए नंबर में क्या बोला गया है, रिक्रूटमेंट एंड मैटर्स कंसर्निंग रिक्रूटमेंट। पहला बोल दिया दोस्तों रिक्रूटमेंट होगा आपका, ठीक है। आप नौकरी में आते हो या उससे रिलेटेड मामले जो है, मैंने दोस्तों पहले या दूसरी वीडियो में आपको बताया होगा, एक एग्जांपल मैंने दिया होगा कि हाँ ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है नोटिफिकेशन से एसएससी के पहले था, ठीक है। तो वो मेरा कुलीग का ब्रदर जो है वो क्या कैट में गए, राइट। तो फिर उन्होंने दोस्तों केस जीता और उसको रिक्रूटमेंट दिया गया, ठीक है। तो वो वीडियो आप जाके देख लेना वापस, वो केस आपको समझना है। तो रिक्रूटमेंट और दोस्तों रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मैटर टू एनी ऑल इंडिया सर्विस, दोस्तों ऑल इंडिया सर्विस जो है कोई भी, ठीक है। और एनी सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन, कोई भी सिविल सर्विस हुई या तो ए सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे यूनियन की बात होगी, भारतीय संघ की बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात, ठीक है। टू ए पोस्ट कनेक्टेड विद डिफेंस, डिफेंस सर्विसेज पोस्ट फिल्ड बाय ए सिविलियन। अब दोस्तों डिफेंस और डिफेंस सर्विसेज के अंदर आप बोल सकते हो कि सर इनके लिए तो अलग कोर्ट होगी, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे लिख दिया कि फील्ड पोस्ट बाय ए सिविलियन, ठीक है। अगर आर्मी का बंदा होगा, आर्मी नेवी एयरफोर्स होंगी, तो उनकी दोस्तों सुनवाई अलग ट्रिब्यूनल में होगी। आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, उनके अलग कोर्ट्स हैं, इनके अलग कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज हैं, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, डिफेंस और डिफेंस सर्विसेज के अंदर बहुत सारी पोस्ट सिविलियंस बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमारे देश का डिफेंस का जो स्ट्रक्चर है, एक साइड दोस्तों डिफेंस है, एक साइड दोस्तों सिविलियन स्टाफ है, ठीक है। और दोस्तों ये मिल के काम करते हैं, राइट। सिविलियन स्टाफ को कुछ पावर है, कुछ पावर डिफेंस सर्विसेज को है, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पैरेलल जो है ये सारी चीज़ें की गई है, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सारे मैटर हुए, ठीक है। ऑल सर्विस मैटर्स कंसर्निंग, कौन कौन से और मैटर, ए मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, घुमा फिरा के वही बातें बोल दी। ए पर्सन अपॉइंटेड टू एनी सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन और एनी सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन, ठीक है। तो वही बातें वापस बोल दी कि हाँ यूनियन के अंदर, राइट। आगे चलिए, अब देखिए दोस्तों, ए सिविलियन पर्सन अपॉइंटेड टू एनी डिफेंस सर्विसेज और ए पोस्ट कनेक्टेड विद डिफेंस, ठीक है। ये बात भी हमने कर ली, कोई भी सिविलियन पर्सन होगा, डिफेंस सर्विसेज या डिफेंस से रिलेटेड कोई बंदा हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था जब अपने ओएम पढ़ रहे थे, तो सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर जो फील्ड एरिया में काम करते हैं आर्मी के साथ, उनके पे एंड अलाउंसेस कौन मेंटेन करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर वही हो गए, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड दोस्तों मामले कहाँ सुनवाई होगी, कैट के अंदर होगी, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं, राइट। तो दोस्तों सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर जो फील्ड एरिया के अंदर आर्मी के साथ काम कर रहे हैं, उनके पे एंड अलाउंसेस पीसीडीओ देखता है, पीसीडीओ पूना, ठीक है। अब दोस्तों पीसीडीओ पूना की बात आ गई, तो ये कौन से ओएम के अंदर अमेंडमेंट करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, एक कोई पर्सन हुआ, कोई सिविलियन हुआ इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और ऑफ एनी स्टेट, कोई पर्सन हुआ दोस्तों सिविलियन होगा, ठीक है। यूनियन के कोई भी अफेयर हैं, कोई से भी डिपार्टमेंट में हैं, और ऑफ एनी स्टेट और एनी लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी कॉर्पोरेशन सोसाइटी ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों इसका मतलब स्टेट का मतलब ये समझ में नहीं मतलब जाना कि वो स्टेट गवर्नमेंट का बंदा है, स्टेट में अपॉइंटेड है, लेकिन उस पर कंट्रोल किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। ये बात यहाँ क्लियर की गई है, राइट। तो आगे चलिए दोस्तों, मतलब जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लेकिन भले ही वो बंदा कहाँ का हो, किसी स्टेट में काम कर रहा हो, किसी ब्लॉक में काम कर रहा हो, किसी तहसील किसी तालुका में काम कर रहा हो, राइट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए दोस्तों, बीइंग अ पर्सन हुज सर्विसेज हैव बीन प्लेस्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी लोकल और अदर अथॉरिटी और एनी कॉर्पोरेशन और सोसाइटी और अदर बॉडी एट द डिस्पोजल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सच अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो एक चीज़ दोस्तों समझ में आई आपको कि मतलब भले ही स्टेट के अंदर काम कर रहा हो कोई पर्सन, जिसकी सर्विसेज जो कहाँ हैं, स्टेट गवर्नमेंट में है, कोई लोकल है, कोई अदर अथॉरिटी है, कोई कॉर्पोरेशन में है, कोई सोसाइटी में है, कोई अदर बॉडी के अंदर है, किसके डिस्पोजल पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, राइट। जैसे दोस्तों आपने किसी का ऐसे यूपीएससी के एग्जामिनेशन के अंदर दोस्तों आईएएस आईपीएस के एग्जाम्पल सुने होंगे, ठीक है। दोस्तों इनको रिक्रूटमेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूपीएससी, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये इनको अपॉइंट कहाँ किया जाता है, इनको कैडर वाइज अपॉइंट किया जाता है कोई भी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों इनका अपॉइंटमेंट जो है वो किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। लेकिन दोस्तों इनके पे एंड अलाउंस से जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भरती है, क्योंकि उनको सेवा दे रही है। और दोस्तों इनके ऊपर जो एक्शन है, इनको जो निकालने की कार्रवाई, इनके रिमूवल का काम जो है जिसने अपॉइंट किया है वही करेगा,
ठीक है। इनको रिपॉइंट किसने किया दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो निकालने का काम दोस्तों कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, राइट। दोस्तों ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको मैं एक ताज़ा एग्जांपल देता हूँ। राजस्थान दोस्तों, राजस्थान स्टेट के अंदर अभी 1 या 2 दिन पहले की बात है, मैं न्यूज़पेपर रीड कर रहा था, तो उसके अंदर दोस्तों एक IPS थे, ठीक है। तो उनके दोस्तों ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ मुद्दा हुआ था, ठीक है। तो उनके दोस्तों ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो मुद्दा हुआ था, तो उनको कुछ प्रॉब्लम आई थी उससे, वो ट्रांसफ़र नहीं करवाना चाहते थे या जो भी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों? कैट के अंदर अर्जी लगाई, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे सोचा होगा जिसने ये एक्ट पढ़ रहा है और वो जो चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहा है न्यूज़पेपर्स के अंदर, न्यूज़ के अंदर, तो बोला होगा यार IPS तो इस स्टेट के अंदर है, तो वो कैट के अंदर कैसे चला गया? तो दोस्तों यही बात है, उनको करता कौन है कंट्रोल? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, राइट। तो इसलिए दोस्तों वो कैट के अंदर गया, ठीक है। अब दोस्तों कैट के अंदर उसने अर्जी दायर कर दी, इसका फैसला आया ही नहीं था कैट का, और या बीच में था, तो इसने दोस्तों ऑलरेडी पहले इसने हाई कोर्ट के अंदर अर्जी दायर कर दी, ठीक है। तो दोस्तों हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि भैया आप कैट का फैसला तो आने दो, ठीक है, और ये कैट का मामला है, ठीक है। वहाँ से जब आप संतुष्ट नहीं होते, फिर आप वो बाद का मैटर है, अपील करोगे, राइट। एक बार के लिए आप हाई कोर्ट नहीं आ सकते हो जब तक आपका कैट का फैसला नहीं आ जाता, राइट। तो एक बार आपको कैट के अंदर ही सुनवाई करनी पड़ेगी, यस और नो। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यही है। अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, काम मैं स्टेट गवर्नमेंट में कर रहा हूँ, राइट। देन आई हैव टू फाइल अपील ऑन द कैट, राइट, नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट्स सेट और जेट, यस और नो। तो आगे चलिए दोस्तों, अब इसके आगे दोस्तों फोटोकॉपी कर दी इसने, देखिए जुरिडिक्शन पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ द सेट। कोई भी दोस्तों स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, उसकी जुरिडिक्शन पावर अथॉरिटी जो है वो कौन कौन सी हुई? स्टेट का नाम है तो ऑब्वियस सी बात है स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती होगी, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर स्टेट शैल एक्सरसाइज ऑन एंड फ्रॉम द अपॉइंटेड डे ऑल द जुरिडिक्शन पावर्स एंड अथॉरिटी इन रिलेशन टू, ठीक है। जिस दिन उसको बना दिया वो सारी पावर एक्सरसाइज करेगी, किससे रिलेटेड? रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या अदर मैटर कंसर्निंग रिक्रूटमेंट टू एनी सिविल सर्विस ऑफ द स्टेट और टू एनी सिविल पोस्ट अंडर द स्टेट। मतलब स्टेट की कोई भी पोस्ट होगी तो उसके रिलेटेड जो ग्रीवांस होंगे उनको कहाँ रेड्रेस किया जाएगा दोस्तों? ग्रीवांस रेड्रेस, GRIEVANCE, ग्रीवांस रेड्रेस। इस शब्द को आप बखूबी इनसे रूबरू हो जाइए, क्योंकि ग्रीवांस का मतलब क्या है? आपकी शिकायतें, आप क्या क्या प्रॉब्लम है। रेड्रेस करना मतलब इसको दोस्तों क्या करना? इनका निवारण करना, ठीक है, आपको इनसे मुक्ति दिलाना, यस और नो। 16 नंबर में चलिए दोस्तों, जुरिडिक्शन पावर अथॉरिटी ऑफ जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो ऑब्वियस ही बात है, ये पर्टिकुलर स्टेट की थी, ये 2 से ज़्यादा स्टेट्स के, तो उनके मामले सुनेगी, ठीक है। जेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स सेल एक्सरसाइज ऑल द जुरिडिक्शन पावर एंड अथॉरिटी बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर सच स्टेट्स। जिन स्टेट्स के लिए बनाया है दोस्तों, 2 स्टेट्स हैं या 3 स्टेट्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा है, 4 स्टेट्स हैं, इनके लिए इकट्ठी जेट बना दी, राइट। तो दोस्तों ये क्या करेगी? इन चारों से रिलेटेड जो मामले होंगे, इन चारों स्टेट से रिलेटेड जो मामले होंगे, उनको ग्रीवांस को एड्रेस किया जाएगा, राइट। आगे चलिए देखिए दोस्तों, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। 17 नंबर में है पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब दोस्तों अवमानना करना, तिरस्कार करना, ठीक है। कैट का दोस्तों ऑर्डर आ गया, ठीक है, और आपने दोस्तों उसको नहीं माना, ठीक है। आपकी गवर्नमेंट ने नहीं माना, या उनके खिलाफ आया, आपके खिलाफ आया है, ठीक है, आपके फेवर में नहीं है तो आपने नहीं माना, तो जो भी मैटर है, राइट। तो दोस्तों क्या कर सकती है कैट? के पास बहुत पावरफुल कैट है, ठीक है, उनको बहुत सारी पावर दी गई है। तो देखिए दोस्तों कौन कौन सी पावर दी गई है। अ ट्रिब्यूनल शैल हैव एंड एक्सरसाइज द सेम जुरिडिक्शन पावर एंड अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ इट सेल्फ। उसका तिरस्कार किया है, आपने उसकी बात नहीं मानी है। एज अ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की तरह ही उसको दोस्तों पावर दी गई है जो हाई कोर्ट पावर रखती है, एज अ हाई कोर्ट हैज़, जो हाई कोर्ट की पावर है। एंड मे एक्सरसाइज एंड फॉर दिस पर्पज़, और दोस्तों इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, इस पर्पज़ के लिए क्या क्या दिए गए हैं? द प्रोविजंस ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 शैल हैव इफेक्ट सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशंस देयर। और दोस्तों पावर प्रोविजंस ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दोस्तों एक नियम बनाया गया है, कोई भी कोर्ट की अवमानना आप नहीं कर सकते, राइट। तो उस दोस्तों वो नियम जो हैं, वो सारे नियम जो है इन पे भी लागू होंगे, कैट की भी आप अवमानना नहीं कर सकते, ठीक है। एज ए दोस्तों जुडिशियल सर्विस ही तो है वो, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए, क्योंकि दोस्तों कोर्ट्स के अंदर रैंक अलग होती हैं, ठीक है, कैट के अंदर रैंक अलग होती है, ठीक है। तो उनका दोस्तों कंपैरिजन कर दिया कि हाँ वो कितनी पावर रखेगा, राइट। द रेफरेंसेस देयर इन टू अ हाई कोर्ट शैल बी कंस्टिट्यूट एज इंक्लूडिंग रेफरेंस टू सच ट्रिब्यूनल। दोस्तों कंस्टिट्यूट का मतलब होता है अर्थ लगाना, ठीक है, कि मतलब हाई कोर्ट के अंदर जो अपने अर्थ लगाते हैं कुछ पोस्ट का, उनका दोस्तों ट्रिब्यूनल्स के अंदर क्या क्या रेफरेंस है, ठीक है। देखिए दोस्तों बी नंबर क्या है? द रेफरेंसेस टू द एडवोकेट जनरल इन द सेड एक्ट शैल बी कंस्टिट्यूट। और दोस्तों एडवोकेट जनरल का कैसे अर्थ लगाओगे? कैट के केस में दोस्तों एज ए रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल और द सॉलिसिटर जनरल और द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल।
अब दोस्तों एडवोकेट जनरल की जो रैंक है कैट के अंदर, एडवोकेट जनरल की जो रैंक है कैट के अंदर, उसको दोस्तों आप किससे रेफरेंस करोगे? अटॉर्नी जनरल से, या दोस्तों सॉलिसिटर जनरल से, या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से। अब आप पूछोगे सर ये अटॉर्नी जनरल क्या होता है? तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल होता है सरकारी वकील, ठीक है, सरकारी वकील जो बहुत बड़ा सरकारी वकील है, ऐसे बोल सकते हो, या दोस्तों जो वकीलों का वकील है, राइट। तो कुल मिला के आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई भी दोस्तों आप भारत सरकार के खिलाफ केस करोगे, ठीक है, कोई भी मान लो भारत सरकार ने घोटाला कर दिया, यूनियन कर दिया, तो दोस्तों उनकी तरफ से जो केस लड़ेगा सरकारी वकील जो होगा वो अटॉर्नी जनरल होगा। इसको हिंदी में दोस्तों महान्यायवादी बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसकी चर्चा जो है अपनी जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उसके अंदर अपनी इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है, इसके पद की बात, राइट। और दोस्तों ये एक संवैधानिक पद है, राइट। और दोस्तों ये अटॉर्नी जनरल जो है सरकारी वकील होता है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे लीगल अफेयर, लीगल मैटर के बारे में जानकारी रखते हैं, राइट। तो एडवोकेट जनरल की रैंक दोस्तों इनके बराबर इसके बता दी, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और दोस्तों एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बराबर हो सकता है। यस और नो? आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों 2 नंबर में इन रिलेशन टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर ए स्टेट। अब दोस्तों पहले सेंटर की बात कर ली, अब मैं स्टेट की बात कर लूँगा, ठीक है। इन रिलेशन टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर फॉर ए स्टेट, एक सेकेंड, अब देखिए दोस्तों स्टेट या जेट की बात करता हूँ मैं जब, इन रिलेशन टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर ए स्टेट और ए जेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है, एज ए रेफरेंस टू द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट और एनी ऑफ द स्टेट्स फॉर विच सच ट्रिब्यूनल हैव बीन एस्टेब्लिश। तो दोस्तों उसकी रैंक की कंपैरिजन किससे होगी? एडवोकेट जनरल की, उस स्टेट के जनरल एडवोकेट जनरल की, राइट, या दोस्तों जो कई स्टेट्स के लिए जो जेट बना है उनसे रिलेटेड, ठीक है। 18 नंबर में चलिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंगेस्ट द बेंचेस वेयर एनी बेंचेज ऑफ ए ट्रिब्यूनल आर कंस्टिट्यूटेड। दोस्तों कोई भी ट्रिब्यूनल के अंदर बेंच का गठन किया जाता है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन मेक प्रोविजंस एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द ट्रिब्यूनल अमंगेस्ट द बेंचेस एंड स्पेसिफाई द मैटर्स विच में बी डेल्ट विद बाय ईच बेंच। अब दोस्तों बेंचेस के बीच में कोई ट्रिब्यूनल का गठन हो गया, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी बेंचेस होंगी, राइट। तो उसके अंदर दोस्तों काम का कैसे बंटवारा होगा उसकी जिम्मेदारी जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दी गई है। अब सवाल पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, बेंचेस के बीच के अंदर काम का बंटवारा जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस जो है, राइट, वो कौन करता है? राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पे टिक करना है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू whether any matter falls within the purview of the business allocated to a bench of a tribunal, the decision of the chairman therein shall be final। अगर दोस्तों कोई क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है, कि भाई जो मैटर जो है वो दोस्तों कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि भाई कौन सा मैटर किसके अंदर जाएगा, कौन सी बेंच के अंदर जाएगा, तो दोस्तों चेयरमैन का जो है डिसीजन उसके अंदर फाइनल माना जाएगा, राइट। अब दोस्तों अपनों ने 3 चैप्टर पढ़ लिए, चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, चैप्टर 2 दोस्तों एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड बेंचेस, तीसरा दोस्तों जुरिडिक्शन पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द ट्रिब्यूनल। अब दोस्तों 3 चैप्टर पूरे हुए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 4 जो है इसका प्रोसीजर जो है, कैसे आप एप्लीकेशन दायर करते हो, सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 4 दोस्तों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।